देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी को फटकार लगाते हुए जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा है कि जो पार्टी मतदाताओं द्वारा मान्यता प्राप्त करने में विफल रही है, वो स्पष्ट रूप से एक याचिका दायर कर मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। अदालत वो जगह नहीं है जहां कोई भी चला आए और पब्लिसिटी ले ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आज की स्ट्रेट टॉक के मंच के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत के चुनाव आयोग को ईवीएम में खामियों को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बातें इस फैसले के वक्त कही हैं, वो है कि क्या जो चुनावी प्रक्रिया की दशकों से चुनाव आयोग द्वारा निगरानी की जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है और कहा है कि समय समय पर ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस पार्टी को मतदाताओं से मान्यता नहीं मिली हो, वो ऐसी याचिकाओं के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले कोर्ट में जो याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने ये तर्क पेश किए थे कि केवल कंपनी के इंजीनियर ही ईवीएम तक पहुंच है उनकी, और अगर ईवीएम के साथ कोई समस्या है तो ये कंपनी के इंजीनियर हैं जो इससे निपटते हैं, ना कि आयोग के इंजीनियर। इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें छेड़छाड़ की संभावना है। हमें केवल कुछ चेक और बैलेंस चाहिए। हम चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जैसा कि आप और हम जानते हैं और देखते आए हैं कि देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर अपनी शंकाएं जताई हैं। टीएमसी, जिसने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीता, उसने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, और राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। इस मसले पर हमारे आज के जो सवाल है, हम आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से यहाँ पर रखना चाहते हैं कि क्या ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना विपक्षी दलों की एक ओछी राजनीति का हिस्सा है? क्या ईवीएम पर भरोसे की कमी के चलते चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है? क्या सालों के प्रैक्टिस के बाद भी ईवीएम पर भरोसे की कमी के लिए हम चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या पारंपरिक रूप से बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर ही जो चुनाव की निष्पक्षता है वो सुनिश्चित होती है? क्या चुनाव आयोग में ईवीएम के मेंटेनेंस के लिए आयोग की अपनी इंजीनियर्स की टीम होनी चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है इस मसले से जुड़े हुए। और क्या ऐसा संभव है कि ईवीएम की कथित कमी सिर्फ बीजेपी को ही फायदा पहुंचाती है? ये बड़े सवाल हैं जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही अहम है। जब बात चुनाव की आती है, चुनाव की निष्पक्ष जो प्रक्रिया की आती है, तो ये सभी सवाल बार बार उठाए जाते हैं। और पिछले कुछ समय से हम बार बार देखते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी फटकार लगाई है शुक्रवार को और खारिज तो की ही है याचिका, साथ ही साथ 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। आज की स्ट्रेट टॉक के दौरान इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और लीगल मामलों के एक्सपर्ट अजय जग्गा जी, और साथ ही हैं हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश विद्रोही जी। दोनों से ही मैं अपने शो की शुरुआत करूंगी। सवालों के बारे में जो जवाब है उन्हें तलाशने की कोशिश करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों से ये अपील करती हूँ कि कृपया आप शो के साथ जुड़िए, अपनी बात स्ट्रेट टॉक के मंच पर रखिए। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके भी जो सवाल या फिर विचार है, हम उन्हें भी समझ सके। ईवीएम को लेकर जो भरोसे की कमी जो लगातार देखने को मिल रही है, उस पर क्या विचार है आपके, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अगर कोई सवाल उसके बारे में है तो कृपया उसे सामने रखिए। इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। अजय जग्गा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसमें चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र में दखल ना देने की जजों ने बात कही है। जो मैं स्टेटमेंट समझ पा रही हूँ उसमें यही लग रहा है कि ये चुनावों की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, जिस आर्टिकल का हवाला देते हैं जज ने कहा है कि ये पूरी चुनाव आयोग के पास है
और जो ईवीएम है इसका इस्तेमाल भी अलग, अब डिकेड हो चुका है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो है मात्र पब्लिसिटी स्टंट है कि अदालतों में इस तरह की पिटीशन जो है फाइल की जा रही है। आपकी ऑब्जर्वेशन जो स्टेटमेंट के बारे में है वो क्या है? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि हम भारत में रहते हैं और ये सब जानते हैं कि जो हमारा मूलभूत पुस्तक है वो एक संविधान है जी। उस संविधान के अंदर से ही सारे कानून पैदा होते हैं। पार्लियामेंट भी उसके अंदर काम करती है, इलेक्शन कमीशन भी उसके अंदर काम करता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके तहत काम करता है। तो ये हमारी मूलभूत पुस्तक है। अब इसके अंदर अगर हम आर्टिकल 324 में जाते हैं, आर्टिकल 324 बोलता है कि जो चुनावी प्रक्रिया है इस देश के अंदर, उसके लिए जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग को दी गई है। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तो कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी, अब वो काम कैसे करेगा? अब वो काम करेगा, फिर उसके आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आ गया जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर एक चुनावी प्रक्रिया और जो ये एमएलए एमपीज है इसके बारे में सारी जो कानूनी जानकारी है वो दे दी, और कैसे क्या क्या चुनाव होने वो दे दिया। अब इसके अंदर जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिक्र कर दिया जी। आई थिंक उसकी 61A धारा के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जी अमेंडमेंट करके डाल दिया, कई साल हो गए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आने का मतलब है कि चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल होगा कैसे? उसके लिए एक संशोधन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जो ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है, इसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है, नियमावली दी हुई है। उसके अंदर एक नियम है 49A। 49A के अंदर ईवीएम के इस्तेमाल करने के बारे में संशोधन भी किया और उसकी प्रक्रिया भी दी गई। ये तो एक संक्षेप में इतिहास हो गया कि हम कानून के अंदर पावर कहां से लाते हैं। कानूनी संविधान से एक्ट, एक्ट से रूल्स, और रूल से फिर उसको जो इलेक्शन कमीशन है वो उसके तहत काम करता है। अगर इलेक्शन कमीशन उसके बाहर जाएगा तो अदालतें बनी हुई हैं, जितने राजनीतिक दल है उनको तमाम अख्तियार है, वो जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं, जो भी वो चैलेंज करना चाहे कर सकते हैं। अब जो ये मुद्दा आ रहा है विश्वसनीयता ईवीएम का, ये दरअसल तो ये मुद्दा पहली बार नहीं आया। ईवीएम की विश्वसनीयता का मुद्दा पहले भी आया, और ये सन 2009, 10, 11, 12 लगातार ये काफी उठता रहा। हर चुनाव के नतीजे आते हैं और ये मुद्दा उठ रहा है। हाँ, ये फिर अल्टीमेटली मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में इसकी बड़ी लंबी कार्रवाई चली। उसके अंदर सभी पक्षों को बुलाया कि आप ईवीएम लगाकर उसको हैक करके दिखाइए। वो सारा ट्रेनिंग का एक जो प्रोसेस था वो सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। जो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेल है, जो उसकी मशीनें थी, उनको बुलाया और फिर एक्सपर्ट्स को बुलाया कि आप इस मशीन को हैक करके दिखाइए। ये सारी प्रक्रिया 2011-12 में 13 में चली। उसको चलने के बाद ये एक जजमेंट आया। इस केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जी। इसके अंदर फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जो सुधार कर सकते हैं वो आप कीजिए, ताकि लोगों में इसकी विश्वसनीयता के बारे में कोई शक ना रहे। प्रश्न एक ही था कि कोई व्यक्ति जब वोट देने जाता है, मान लो विद्रोही जी वोट देने गए हैं, वोटिंग मशीन का बटन दबाया, उसके अंदर क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो वीवीपैट जो बोलते हैं, वोटर वेरीफाइड ऑडिट पेपर ट्रेल, पेपर ऑडिट ट्रेल, उसमें वो प्रावधान किया गया कि जब विद्रोही जी वोट डालेंगे वो बटन दबाकर उसकी पर्ची भी निकाल के अधिकारी दिखा सकता है कि ये देखिए ये आपका वोट था, ये यहाँ आपने डाला था, ये यहीं गया है, और उसको फिर वो बक्से में डाल देते हैं। अगर कोई आगे डिस्प्यूट या आता है तो वो आप
जो पर्चियां हैं उनको पर्चियों के जरिए भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया मैंने आपको संक्षेप में बताई है कि ये भारत सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने इसमें पूरा जोड़ लिया। अब प्रश्न यह है कि एक पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आनी और टिप्पणी आनी, इसके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई वक्तव्य दे नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं लॉ के अंदर जितना मेरी जानकारी है हर एक केस के अपने फैक्ट्स होते हैं। इस केस के अंदर शायद सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि जो पक्ष आया है, जो उसने तथ्य रखे हैं, उसके अंदर शायद कोई पब्लिसिटी एलिमेंट है या नहीं है, वो उन्होंने देखा होगा और उसके ऊपर चर्चा करी होगी। लेकिन इसके ऊपर प्रक्रिया एक बार सारी पूरी हो चुकी है। जी, तो ये आपका जो है लीगली जो है एंगल आपने रखा है, लेकिन तमाम मैं विद्रोही जी से भी समझना चाहूंगी, अभी हाल ही में जो 11 विपक्षी दलों ने मिलकर एक जो बैठक की थी, अहम बैठक, और उसमें एक रिवोल्यूशन जो है पास किया गया था, और उसमें जो रिवोल्यूशन का एक अहम मुद्दा था वो ईवीएम भी था कि ईवीएम को भरोसेमंद नहीं मानते। खुद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनते बनते रह गए, यानी इतने बड़े नेता हैं देश के, वो भी कहते हैं कि मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और 11 अन्य विपक्षी दल वो भी कहती हैं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो तस्वीर सिर्फ एक इस पार्टी की मुझे नहीं लगता है कि है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने शायद एक इस मसले पर अपना फैसला सुनाया, लेकिन सवाल जो है, बड़ा सवाल जो है ईवीएम की विश्वसनीयता, वो वहीं पर बनी हुई है। विद्रोही जी, आप इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, कितना बड़ा झटका है आप जैसे विपक्षी दलों के लिए? एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेने को कहा जा रहा है क्योंकि कमर्शियल मजबूरी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और विद्रोही जी से इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ब्रेक, फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज हम बात कर रहे थे ईवीएम की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार लगाई है कि क्या कोर्ट एक पब्लिसिटी का अड्डा बन गया है, और क्या यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त करने की कोशिश करती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें चुनाव में नकार दिया जाता है। ये तमाम सवाल बने हुए हैं, और वेद प्रकाश विद्रोही जी से मैंने एक सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले। विद्रोही जी, जैसा कि आपने सुना, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता और लीगल मामलों के जानकार हैं अजय जग्गा, उन्होंने किस तरह से इस पूरे मसले को देखा है। कांग्रेस को जहाँ तक मैं समझती हूँ और जहाँ तक कि तमाम विपक्षी पार्टियों को मैं देखती हूं कि उन्होंने हाल ही में एक रेजोल्यूशन भी पास किया मिलकर कि ईवीएम, पैसा और जो दूसरे एक और तीसरा मसला है उसको लेकर हम विरोध करेंगे और जनता की अदालत के बीच जाएंगे, ना कि हम कोर्ट का सहारा लेंगे। ईवीएम की विश्वसनीयता अभी भी विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नेहा जी, आपको, जग्गा साहब को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जग्गा साहब ने इसके कानूनी पहलू समझाए। अब सवाल उठता है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल किसने उठाए, और ईवीएम की विश्वसनीयता पर आज भी सवाल क्यों उठ रहे हैं जी। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, ईवीएम जिन देशों से प्रारंभ हुआ मतदान, उन्होंने ईवीएम को बंद कर वापिस पुरानी प्रणाली पर क्यों आए। अगर आप इनको 3 परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो बात को अच्छी तरह समझ पाओगे। ईवीएम पर विपक्ष ने सवाल नहीं उठाए। सबसे पहले आडवाणी जी और जो आज के भाजपा के प्रवक्ता हैं नरसिम्हा राव, एमपी भी हैं, इसी समय चुनाव विश्लेषक होते थे, सुब्रमण्यम स्वामी, 2009 की हार के बाद इन्होंने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद विभिन्न राज्य क्षेत्रीय दलों ने, कांग्रेस ने तो कभी व्यापक स्तर पर नहीं उठाए, विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाए। और जब जब कोर्ट में गए, दुर्भाग्य है कि कोर्ट ने बड़ा अच्छा वीवीपैट का फैसला देने के बाद भी ईवीएम की विश्वसनीयता कायम हो, इसमें कोर्ट भी अपनी जिम्मेदारी में असफल रहा है, चुनाव आयोग भी असफल रहा है। तो क्यों रहा है उसका भी मैं स्पष्ट बात बताता हूं। वीवीपैट 9,000 करोड़ रुपए की लागत से लगाए गए और चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया केवल 2 वीवीपैट हर विधानसभा वाइज हम वेरिफिकेशन करेंगे। लोग संतुष्ट नहीं हुए। लोगों की मांग थी कम से कम 10% होने चाहिए, कुछों की मांग थी 25% होने चाहिए। जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी।
अब सवाल ये उठता है, जब आप वेरिफिकेशन कराने को ही तैयार नहीं है तो वीवीपैट की पर्ची लगाकर 9,000 करोड़ रुपए देश का क्यों बर्बाद किया आपने? अगर आपको ये विश्वास है कि वीवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, तो आपको क्या आपत्ति है कि वीवीपैट के अंदर अगर 25% नहीं तो प्रारंभ में 10% वीवीपैट की गिनती करवा ली जाए प्रत्यक्ष, और उनका मिलान कर लिया जाए और मिलान करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। हमारे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें समय बहुत लगता है। अरे जो विकसित देश अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, वहां तो 7-7 दिन लग जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव घोषित करने में। अगर और हम एक दिन का इंतजार नहीं कर सकते, हमें इतनी जल्दी है कि मैं तुरंत मतगणना हो और तुरंत फैसला आए। हमारे लिए चुनाव परिणाम तुरंत देना महत्वपूर्ण है या चुनाव की विश्वसनीयता कायम रखना महत्वपूर्ण है? इस पर ना सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और ना चुनाव आयोग ने विचार किया। अब सवाल ये है कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं, वीवीपैट की गिनती से भाग क्यों रहे हैं? वीवीपैट की बारे में जग्गा जी ने थोड़ी सी गलती की। जग्गा जी ने कहा कि अगर कोई मतदाता चाहे तो वो अपनी पर्ची दिखा सकता है, मांग सकता है, दिखा सकता है और वो पर्ची बाद में डाल दे। जगह साहब ऐसा नहीं है। वीवीपैट में जब हम वोट करते हैं तो 10 सेकंड के लिए आपने जो वोट डाली है, किसको डाली है, उसकी झलक आती है पर्ची की। मशीन के अंदर ही एक कॉलम बना हुआ है और वो अपने आप ही अंदर डब्बे में चली जाती है, बाहर नहीं निकलती। और ना पीठासीन अधिकारी उसको निकालने की स्थिति में होता है और ना पीठासीन अधिकारी उसको देखने की स्थिति में होता है। 10 सेकंड के लिए जो केवल मतदाता है उसको ही दिखाई देती है। अब इस देश के अंदर अनपढ़ लोग हैं बहुत से, सभी जागरूक नहीं है, वो 10 सेकंड में उनकी पर्ची सही गई या नहीं गई नहीं देख पाते, और बहुत से समझदार लोग देख भी लेते हैं। उसके बाद भी लोग शिकायत करते हैं कि हमने अपनी वो पर्ची नहीं देखी। तो सवाल ये है कि ईवीएम पर हम सवाल नहीं उठा रहे। ईवीएम आप करवाइए चुनाव, कोई समस्या नहीं है, पर सवाल यह है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर जब पूरा क्षेत्रीय दल तो हर क्षेत्रीय दल अविश्वास उठाता है और प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा अविश्वास उठा चुका है। भाजपा का विश्वास 2014 के बाद हुआ है ईवीएम के अंदर, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो ईवीएम की मेंटेनेंस करती है जी, वो कंपनी भाजपा के नेता की है। अब इस पर भी लोग शंका उठेंगे, जब भाजपा के नेता के पास ही वो कंपनी क्यों है। बिल्कुल। एक ये जो सवाल आपने कांग्रेस ने उठाया है जी, मैं जग्गा जी से समझना चाहूंगी। आर्टिकल 324 आयोग और सुप्रीम कोर्ट का ही तो काम है और उसका बड़ा अच्छा तरीका निकल चुका था। वीवीपैट आप कह देते कि मैं 10% वीवीपैट की गिनती अनिवार्य होगी और वीवीपैट की गिनती का मिलान करने के बाद ही चुनाव घोषित होगा। उसमें अधिकतम 3 या 4 घंटे मतदान का रिजल्ट करने में देरी होती जी। आपने जो यहाँ पे दलील दी है कि जो कंपनी है जो ईवीएम के मेंटेनेंस का काम करती है वो बीजेपी के किसी नेता की है। आर्टिकल 324 जग्गा जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशन के वकील थे याचिकाकर्ता के, उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल कहता है कि चुनाव आयोग को जो भी यहाँ पर चुनाव करने हैं सब उसी के अंदर होने चाहिए। ये जो प्रोसेस है चुनाव आयोग के अधीन होने वाली जो कंपनी है, इस तरह से अलग से कोई कंपनी है जो ईवीएम का मेंटेनेंस करती है, ये एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक प्रक्रिया किसी भी चुनाव आयोग के इसके दायरे में नहीं आती है। ये एक उसका जो है दखल अंदाजी हस्तक्षेप है। देखिए धारा 324 बड़ी सिंपल है एज फार एज उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में। राजनीतिक ऑब्जेक्शंस आनी जानी ये भी एक हिस्सा है लोकतंत्र का, लेकिन मतलब जब हम बात करते हैं निष्पक्षता की, अब देखिए संविधान के अंदर जो ये जिम्मेवारी है ये इलेक्शन कमीशन की है जी। अगर इलेक्शन कमीशन उसमें कोई कोताही बरतता है या कहीं वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है या
राजनीतिक दलों को उसकी विश्वसनीयता पर शक आता है और वो कोई कानून या कोई रूल या कोई लगता है उनको वायलेशन हो रहा है, तो कानून के अंदर अधिकार दिए गए हैं, वो उसके अंदर उसको तुरंत चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं कानून के सिस्टम से भी जितनी मेरी जानकारी है, ये बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। कई बार जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसका कार्यकाल निकल जाता है, लेकिन इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग रह जाती है। जी जी, ये मैं समझता हूँ। लेकिन बात यह है कि इसके लिए राजनीतिक दल अपना भरसक प्रयास करें, जो भी तब्दीली वो चाहते हैं उसके लिए प्रयास करें। इलेक्शन कमीशन के साथ जद्दोजहद होगी, पार्लियामेंट के अंदर जद्दोजहद होगी, और अगर ये कुछ बदलाव लाने चाहते हैं उसके लिए ये प्रयास करें, ये स्वतंत्र है। अब रही बात की जो सरकार इस समय केंद्र में बैठी है वो सुनती नहीं है, या इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस एंगल से नहीं देखती, इसके लिए मैं समझता हूं कि जो विपक्षी दल है इनकी एकजुटता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी इनकी संख्या अच्छी रहेगी और ये फोर्सफुली लड़ेंगे, उतने नतीजे अच्छे आने की संभावना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अगर हम 100 पिटीशन में जाएंगे तो उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ये जो समय की बात सुप्रीम कोर्ट में फैसला देते वक्त कही गई है, इसको भी मैं समझना चाहूंगी कि आखिर समय से भागने की कोशिश की जा रही है या समय से बचने की कोशिश की जा रही है या फिर समय के साथ चलने की कोशिश की जा रही है, इस पे समझूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टेट टॉक और आज हम बात कर रहे हैं कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि ये जो अदालत है वो पब्लिसिटी का अड्डा नहीं है। हालांकि जो विपक्षी दल है वो लगातार ये कहती रही है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है और फिर जो इलेक्शंस होने चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में वो शायद नहीं हो पा रहे हैं। जगह जी, मैं समय की बात कर रही थी कि इस पर्टिकुलर मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब एक दशक हो चुका है ईवीएम के जरिए चुनाव होते हुए, तो ये जो समय है, क्या लगातार इस तरह की जो उंगली सवाल उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, ये सभी विपक्षी दल कह रहे हैं, सभी क्षेत्रीय दल कह रहे हैं। इसके बाद ये कहना कि एक दशक हो गए हैं और ये जो काम है ये चुनाव आयोग को ही देखना चाहिए, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, समय से बचने की बात कर रहे हैं या फिर एक दशक से ये चुनाव ईवीएम के जरिए हो रहा है, इसीलिए अब इसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं किया जा सकता। देखिए, ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठाना राजनीतिक दलों का, वोटर का पूर्ण रूप से अधिकार है जी। अगर मैं ईवीएम से सहमत नहीं तो मुझे मेरा संविधान अधिकार देता है, ये मैं बोलता हूं कि ये ईवीएम जो है वो ठीक नहीं है जी। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि जो हम आज चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस जाते हैं उनके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर वो जजमेंट देता है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करते जी। लेकिन आज भी इसके अंदर इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारे जो दरवाजे हैं वो विपक्ष के पास हैं। ये बात ठीक है कि उसमें कितना समय लगेगा, लेकिन अगर भरसक प्रयास लगातार कंटिन्यूस जो एक प्रयास है वो करते रहेंगे तो फर्दर आने की संभावना है। अगर एक बार एक ऐसा मत आ जाता है देश के अंदर जो ये कहता है कि नहीं जी ईवीएम स्क्रैप कर दो, उसकी भी संभावना है। लेकिन इसके लिए देश में जिस तरह की भी तैयारी करनी पड़े इसके विरोध के लिए, वो विपक्षी दल स्वतंत्र है, कर सकते हैं। ये भी सच है जो विद्रोही जी कह रहे थे कि कुछ देश वापस ईवीएम से पेपर पे चले गए, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें नरसिम्हा राव थे, ये जो बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा में, जो पहले पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उस कॉन्फ्रेंस में मद्रास में थी, मैं वहीं पर ही उपस्थित था। उसके अंदर हमारे पास जर्मनी से कुछ लॉयर्स आए हुए थे। उन लॉयर्स का भी ये कहना था कि जर्मनी के अंदर वो वापस चलेंगे जी। लेकिन सवाल ये है कि कैसे जाएंगे, किस समय जाएंगे, किस हद तक जाएंगे, क्या इलेक्शन कमीशन उससे सहमत है, नहीं सहमत है। तो ये कंटिन्यूस आप
जो प्रयास है वो करते रहेंगे। और अगर अगर ये सहमति बन जाएगी कि ईवीएम बंद करके कागज पे चले जाए, उसके ऊपर जा सकते हैं। हालांकि उसके ऊपर भी अपने दोनों तरफ के आर्गुमेंट है, जो सत्ता है उसके और विपक्ष के भी। तो इसके लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ये एक सिंपल है। और एक जो पीआईएल कह लो या सुप्रीम कोर्ट को कह लो चैलेंज के लिए, वो एक विश्वसनीय पिटीशन जाए राजनीतिक दलों की, जिसमें ये ना लगे कि ये कोई पर्टिकुलर पार्टी है। और मैं समझता हूँ अगर विपक्षी दल जाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि ये पब्लिसिटी मैटर है। लेकिन फिर भी कोर्ट की अपनी स्वतंत्रता है, कोर्ट को जो उस समय लगा उसने दे दिया। इससे एक तो द्वार बंद नहीं हुए। अगर उन्होंने कह दिया कि ये पब्लिसिटी कॉशियस थे और ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी पिटीशन उस सब्जेक्ट पर नहीं जा सकती। वो जा सकती है, वो अपने सर्कमस्टांसेस डिफरेंट करेगा, वो कब की जा सकती है। तो ये कोई द्वार बंद नहीं हुए, खुले है। एक प्रेसिडेंट जरूर है, लेकिन वो प्रेसिडेंट ईवीएम पर कम, और जो उसका पिटिशनर था उसकी पब्लिसिटी हंगर पर ज्यादा था। तो नेक्स्ट कोई पिटीशन आती है उसमें नहीं है, उसमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो पिटिशनर थे उनकी ही विश्वसनीयता जो थी उसको सुप्रीम कोर्ट है जो ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं शायद। लेकिन जो जजमेंट से लगता है, अगर जजमेंट ये कहती है कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट पब्लिसिटी लेने का घर नहीं है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर ईवीएम को चैलेंज कर देगा और उससे पब्लिसिटी हासिल करती है, तो उसके क्या सर्कमस्टेंसेस थे, जो पिटिशनर था उसके बारे में ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मुझे ये तथ्य उसके मेरी जानकारी में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर देखे होंगे। तो टिप्पणी ईवीएम की विश्वसनीयता के या फंक्शनिंग या इंप्रूवमेंट के ऊपर नहीं है, जो टिप्पणी है वो जो पिटिशनर है उसके ऊपर है। और ये कानून के अंदर एक प्रावधान है हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के अंदर, जिसके अंदर हम जो पिटिशनर है उसकी विश्वसनीयता को भी देखा जाता है। पीआईएल तो अब रूल्स आ गए, उसके अंदर आप अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी देते हैं। तो ये टॉपिक के ऊपर अटैक नहीं है, ये ज्यादा पिटिशनर को हिट कर रहा है कि दे आर ट्राइंग टू गेन पब्लिसिटी बाय वे ऑफ दिस पब्लिसिटी। जी, लेकिन संविधान की जिन धारा का वकील ने, जो पिटिशनर के वकील थे, उन्होंने जो हवाला दिया, ये भी एक जो है मुझे लगता है जो तार्किक उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं वेद प्रकाश जी आपसे समझना चाहूंगी कि ईवीएम को लेकर लगातार जिस तरह से आपके बड़े नेताओं ने कहा है, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा है, क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह काम करने लगा है। तो सीधे सीधे जो आरोप है चुनाव आयोग पर भी लगते रहे हैं। चुनाव आयोग और ईवीएम की विश्वसनीयता एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब बात चुनाव की आती है, चुनाव की तैयारियों की आती है, तो विपक्षी दल इस ओर जो है गंभीर प्रयास करते हुए नजर नहीं आते कि इस पर थोड़ा सा हम प्रेशर बनाएं कि क्या हम ईवीएम का जो इस्तेमाल है बंद नहीं कर सकते हैं। नेहा जी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो तार तार हो चुकी है। चुनाव आयोग तो किस तरह एक तोते की तरफ काम कर रहा है उसके मैं आपको विगत 4-5 साल के सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं। अब हरियाणा का एक ताजा उदाहरण देखकर मैं आपकी बात को आगे करूंगा। हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ राज्यसभा का, 2 मतों पर शंका खड़ी हुई। एक कांग्रेस का मत था जिसके ऊपर नंबरिंग की बजाय केवल टिक लगाई थी। एक बीजेपी का मत था जो खाने से ही बाहर था, 3 खानों में कहीं नहीं तक अलग उसने नंबर लगा रखे थे, वो भी गलत था। बीजेपी का मत तो स्वीकार कर लिया गया और कांग्रेस का मत अस्वीकार कर लिया गया, नहीं सुनी गई। अगर निष्पक्षता होती तो क्या तो दोनों रद्द होते या दोनों की सुनवाई चुनाव आयोग कर कर फैसला देता, नहीं किया। बिहार के अंदर जब चुनाव हुए, किस तरह चुनाव आयोग ने वायलेशन किया। चुनाव आयोग के नियमों में बड़ा साफ है कि जो डाक मत पत्र होते हैं उसकी मतगणना पहले की जाएगी और उनकी मतगणना करने के बाद ईवीएम मशीन की मतगणना की जाएगी। इन्होंने क्या किया कि भाई डाक मत पत्रों की गणना नहीं की, ईवीएम की शुरू कर दी। और जहां जहां विपक्ष आगे था ईवीएम में, रात को डाक पत्रों की मतों में हेराफेरी कर विपक्ष की जीती हुई सीटें 10-12 हरवा दी। ये पूरे बिहार ने देखा।
ईवीएम किस तरह पकड़ी गई, कोई कूड़े के ढेर में पकड़ी गई, कोई विपक्षी नेता के यहाँ पकड़ी गई, किसी के घर में पकड़ी गई, कि कोई होटल में पकड़ी गई। तो ये आप अंदाजा लगा लीजिए चुनाव का कैसा प्रबंधन है। और जो ईवीएम बिगड़ती है, जहां विपक्ष का गढ़ होता है वहां ईवीएम बिगड़ जाती है, उसको बदलने में कितना समय लगता है, मतदाताओं को किस तरह हतोत्साहित किया जाता है कि कम मतदान हो, ये व्यापक स्तर पर इसका दुरुपयोग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनाव ही ना करवाए, परंतु उसकी विश्वसनीयता पर, निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे। चुनाव पवित्र हुआ है नहीं हुआ है, ये संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का अधिकार है और उसकी पवित्रता कायम रखने के लिए चुनाव आयोग को हर तरह का काम करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रीय दल जब वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, कांग्रेस कभी नहीं गई है कोर्ट के अंदर जी। 3 बार सुप्रीम कोर्ट में प्रयास किया कि भाई वीवीपैट की संख्या को बढ़ाया जाए, 2 की बजाय कम से कम 10% किया जाए। यहाँ तो केवल 2 मशीनों की होती है कि न्यूनतम 10% मशीनों की हो। 5% तक की गुहार तक की गई कि चलो आप 10 नहीं करते तो प्रति विधानसभा 5% कर लो। 3 बार के प्रयास के बाद सुप्रीम कोर्ट जब सुनने को तैयार नहीं हुआ, मानने को तैयार नहीं हुआ, तभी क्षेत्रीय दलों ने सभी ने फैसला कर लिया कि हम भविष्य में इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, हम जनता की अदालत में जाएंगे। अब अगर देश में कभी सरकार बदली तो चुनावों में परिवर्तन होगा या वीवीपैट, ये जो वीवीपैट की संख्या बढ़ाएंगे या वापस मत लेकिन क्या पारंपरिक आप जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है विपक्षी दल क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है विपक्षी दल स्पष्ट चाहते हैं कि विश्वसनीयता कायम हो और कुछ नहीं चाहते। लेकिन जिस ईवीएम की विश्वसनीयता पर जी नहीं, नया शुक्ला जी आखिरी टिप्पणी, विश्वसनीयता कायम करने के लिए चुनाव आयोग के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अच्छी तरीका था। आपने 9,000 करोड़ रुपए लगाए ही विश्वसनीयता के लिए थे। जब विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपए लगाकर वीवीपैट की मशीन लगवाई थी। क्या आपने वीवीपैट की मशीन लगवाने के लिए कंपनी को 9,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए लगवाई थी? अब ये आप तय कर लीजिए। पर इतना पैसा जो है हम फायदा करने के लिए आपने 9,000 करोड़ रुपए देश के बर्बाद किए थे, या चुनाव की निष्पक्षता और पवित्रता कायम करने के लिए आपने 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था? अगर आपने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और चुनाव की पवित्रता, मतदान की पवित्रता कायम करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, तो उसका सही पालन करो, आप उसी दिशा में चलो, वीवीपैट बढ़ा दो और कहो कि वे देखते हैं। और जब वीवीपैट और मशीन का मिलान हो जाएगा तो जो कोई चाहे कितना भी आरोप लगाते रहे ईवीएम की हैक होने पर, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। और दूसरा ये कर दो कि पहले घोषित नहीं करेंगे कि भाई कौन कौन सी वीवीपैट की गिनतियां होगी, ये रैंडम उसी समय गिनती के समय ही तय होगा, ताकि कोई अगर, क्योंकि पहले अगर आप करते हैं तो पहले करने वाला छोड़ देगा जहां हैक करना भी चाहता है, और जब आप वही करोगे उसी समय करोगे। अब ये हैक की बात आ रही, अब ये हैक की बात आ रही, पहले बूथ कैप्चरिंग की भी तो बात होती थी। हो जाएगी और सवाल उठाने वाले बेनकाब हो जाएंगे। जी, लेकिन पहले बूथ कैप्चरिंग की भी तो बात आती थी, जो है जो बक्से ही उठा लिए जाते थे। कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप वीवीपैट जब बूथ कैप्चरिंग होती थी तभी तो आप ईवीएम पर गए ना। जी, और जब ईवीएम पर सवाल उठा तो आप वीवीपैट पर गए। जी, तो जब आप वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन ये कितना खर्चीला है और कितना तो सवाल ये खड़ा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, वीवीपैट का इस्तेमाल न करना ही सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत गंभीर सवाल है किसी भी लोकतंत्र के लिए, भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत गंभीर सवाल है। खड़ा क्यों कर रहे हैं? जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी यहाँ पर। और आपने बहुत बड़ी बात की कि विश्वसनीयता किसकी है, क्या सुप्रीम कोर्ट की भी जो विश्वसनीयता है और चुनाव आयोग की तो पहले से है, वो भी क्या खतरे में है? ये तमाम संस्थान जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे अहम रोल निभाते हैं, आज जो है क्या सवालों के घेरे में लाए जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस लौटते अपने कुछ और सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज का मुद्दा है ईवीएम की विश्वसनीयता और सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला। अजय जग्गा जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि ये सवाल इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि अब जो है हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आम चुनाव की तरफ से। 2024 में देश आम चुनाव में जाने वाला है और ईवीएम की विश्वसनीयता पर अगर इसी तरह से गंभीर सवाल खड़े रहे तो जिस तरह से दलील दे रही है विपक्षी पार्टियां कि वो जनता की अदालत में जाकर इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये जो तमाम ये पूरा एक्सरसाइज है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई जो सफलता जो है इस एक्सरसाइज को हाथ लगेगी कि क्योंकि जो जनता है, जैसा कि हमारी चर्चा के दौरान निकला कि ज्यादातर को तो पता ही नहीं है कि ये मशीन जो है फंक्शन किस तरह से करती है। इससे पहले मैं इस पे आपको करूं, मैं अभी उसी पे जनता को कैसे मालूम हो कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है जी। अभी विद्रोही जी ने स्पष्ट करा वो वोटर वेरीफाइड ऑडिट पेपर ऑडिट ट्रेल का जी। उसके अंदर दरअसल जो बात मैंने कही वो गलत नहीं थी, पर मैंने उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट करी। जी। तो इन्होंने मुझे राइटली ये टोका कि जी मेरी बात गलत थी। मैंने दरअसल वो बात क्या है कि जब कोई आदमी वोट डालता है उसके बाद उसको एक्सेस है कि उसकी वोट कहाँ गई, और उसके बाद वो उसका जो एक्सेस है वो सिर्फ जो इलेक्शन अधिकारी हैं उनके पास चला जाता है, और अगर वो पेपर ऑडिट पेपर ट्रेल के थ्रू चुनाव नतीजे निकले तभी निकला जाएगा जी। तो मैंने तो क्रूड लैंग्वेज में बोल रहा था कि वो पर्ची देख सकते हो और डिब्बे में चली जाती है, प्रक्रिया वही है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर जो है कि देखिए 2010 के अंदर चुनाव आयोग ने एक ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन की 2010 में, जिसके अंदर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की चर्चा की गई। इस पे सभी लोग सहमत हुए जी। और आज की जो विद्रोही जी का जो अभी इन्होंने का वक्तव्य आया उससे एक बात नेहा जी और ये स्पष्ट हो जाती है। इन्होंने अभी कर दी, वैसे मैं भी उसको दोबारा कर रहा हूं इनके कहने पर भी, कि दरअसल प्रश्न ईवीएम पर नहीं है, उसकी विश्वसनीयता पर है जी। सवाल ये नहीं है कि इसको छोड़ के हम पेपर वोट पे चले जाएं, सवाल ये है कि इसकी विश्वसनीयता कैसे बढ़ाई जाए। तो नाउ द क्वेश्चन गोज टू कि ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, जिसमें विद्रोही जी का कहना है कि ये जो वीवीपैट है इसकी संख्या बढ़ाई जाए जी। अच्छा, वीवीपैट की जो पर ये खर्चीला होगा, पर ये बहुत खर्चीला होगा, पर ये बहुत खर्चीला होगा क्या जो वीवीपैट की देखो ऐसे है बिल्कुल आपकी बात ठीक है, खर्चीला है, पर अगर लोकतंत्र की विश्वसनीयता को एस्टैब्लिश करना है तो आज हम अगर 5% पे जाते हैं, फिर हम 10 पे जाएंगे, 20 पे जाएंगे, और ये एक्चुअली मैं पढ़ रहा था पीछे कहीं इलेक्शन कमीशन ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि हम वीवीपैट की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, और उनका ये एक आश्वासन भी था कि 2019 के चुनाव में संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होगी। मुझे इसका आंकड़ा मालूम नहीं है, लेकिन लगता ये है विद्रोही जी की बातों से कि उसकी संख्या नहीं बढ़ी है। लेकिन सवाल ये है जग्गा जी कि पारंपरिक तरीके में जो बैलेट पेपर है, जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसा कि विद्रोही जी ने भी यहाँ पर उदाहरण रखा कि तमाम जो विकसित देश हैं, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, अगर वो भरोसा यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पारंपरिक तरीका ही एक लोकतांत्रिक देश के चुनाव के लिए सही तरीका है, तो फिर हम उस पर क्यों नहीं विचार कर सकते हैं? देखिए, इसके ऊपर भी 2010, 11, 12, 13 साउथ में मैं जाता रहा, वहां इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस होती रही, लेकिन इसके पक्ष में विपक्ष में बड़ी सारी चीजें हैं। कभी इवन भारत के विपक्ष ने भी उस समय ये बात नहीं आई कि जी इसको स्क्रैप ही कर दिया जाए, क्योंकि उसके ऊपर फिर जो कागज लगता है, जो समय लगता है, जो आपकी बूथ रिगिंग होती है, तो डब्बे गायब होते हैं, उसके अंदर भी प्रश्न चिन्ह थे। उसी प्रश्न चिन्ह की वजह से अगर आप इतिहास में जाएंगे और ये देखेंगे कि ईवीएम आया क्यों, तो उसके अंदर आपको ये पेपर जो चुनाव जो होता था उसके जो भी खामियां थी उसको पॉइंट आउट करने के बाद ही ईवीएम पे चले गए। तो जो पहला सिस्टम था वो कोई पूरा 100% विश्वसनीय नहीं था, जो आज हम ये कहें कि नहीं भारत का लोकतंत्र उस समय बहुत विश्वसनीय था। आइए वापस चले, ईवीएम स्क्रैप करें और
कागज वाले चुनाव पे चले जाए, ऐसा नहीं है। उस समय भी सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि नहीं नहीं, हम जाएंगे, तकनीक की जमाना है, टेक्नोलॉजी पर हमें आगे आना है। ऐसे तो बैंकों के जो एटीएम है उनको बंद कर देना चाहिए, कुछ बैंकों में से कैश चोरी हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी विद्रोही जी इसे भी समझ लेते हैं। विद्रोही जी, क्योंकि समय बहुत कम है, तो इसलिए क्या जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं, और जनता क्या इतनी अवेयर हो पाएगी? क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से हम देखें कि बहुत बड़ा अगले कुछ साल में तो हम चीन को भी पार कर लेंगे, और यहाँ पर एक चुनाव कराना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, जैसा कि इस मामले में, ताज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जनता को इतनी बड़ी संख्या में अवेयर कर पाएंगे? आप अपनी पार्टी के नेताओं को ही अवेयर नहीं कर पा रहे। नेहा जी, जो जनसंख्या पर वाच रखती है दुनिया की संस्था, उसके अनुसार हम 150 करोड़ पार कर चुके हैं। और आपकी बात से मैं सहमत हूं। जनता की अदालत में जाने के बात ये होती है कि भाई जनता हमें वोट देगी, और जब हमें वोट मिलेगी, हमारी सरकार बनेगी, तो हम कानून सुधार करेंगे, और उसमें ये वीवीपैट का भी कानून है। मैं जग्गा साहब की बात से सहमत हूं कि भाई आपको जो पहले वीवीपैट ने मतदान से आप इस पर आए थे, ईवीएम पर, वो धांधली की वजह से ही तो आए थे जी। सवाल विश्वसनीयता का है, और विश्वसनीयता बढ़ाने में आपने कहा खर्चा बढ़ेगा। कौन सा खर्चा बढ़ेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश के हर मतदान केंद्र पर वीवीपैट मशीन लग चुकी है जी। खर्चा केवल आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, वो जो गिनती होगी, गिनती के अंदर जो अतिरिक्त स्टाफ लगेगा, उसके भत्ते का ही तो लगेगा, वो बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं आने वाला। केवल समय बढ़ेगा कि जो मतदान जो आप तुरंत रिजल्ट घोषित कर देते थे मशीनों के द्वारा, वो जब वीवीपैट की गिनती हाथ से होगी, तो उसमें 6 से 12 घंटा या 6 से 8 घंटा जी परिणाम घोषित करने में देर लगेगी, और थोड़ा सा अतिरिक्त आपको कर्मचारी गणना के लिए लगाने पड़ेंगे। खर्चा तो आप कर चुके हैं पहले ही, तो खर्चा नहीं बढ़ेगा। और चुनाव के लिए लोकतंत्र के अंदर ये क्या मायने रखता है? जब चुनाव की पवित्रता कायम करने के लिए अगर पैसा खर्च होता है, तो इतना बड़ा देश जिसका 10 लाख करोड़ से ज्यादा का सालाना बजट है, वह क्या महत्व रखता है इन बातों का? तो चुनाव की पवित्रता और विश्वसनीयता सबसे बड़ी जरूरी है, तो कहीं ना कहीं तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी वेद प्रकाश जी आपका, और साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगी अजय जग्गा जी आपका, कि आप दोनों ही ने जो है इन तमाम सवालों का, जो कि ईवीएम की विश्वसनीयता से जुड़े हुए थे, शायद हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि ईवीएम की विश्वसनीयता एक लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा फैसला है उसे किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि अब जो देश है वो आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, और जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि क्या उसने जो वोट डाला है वो वाकई में उसी पार्टी को, उसी उम्मीदवार को गया है जिसके लिए उसने इतनी एफर्ट की है, वो वहां पर बूथ पे गया है और उसने मतदान किया है। क्योंकि मतदान सबसे बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है किसी भी लोकतंत्र देश की, जो है जो उसकी आत्मा है उसको बनाए रखने के लिए। फिलहाल स्टेट टॉक में आज बस इतना ही। बने रहिए जस हिंदी टीवी के साथ। धन्यवाद।